sir. A very warm good evening to you from all the Exademy family out here. So my name is Prabhash Kumar. I'm the co-founder and director of Exademy. And let me introduce my officials out here. We have Ayush sir. He's the chairman of Exademy. Rijay sir is there. He's senior manager. Nupur ma'am and Shruti ma'am, they are the HR manager. And we have Sagar as the deputy director, and rest all other, and Subrato sir is there, who is the deputy chairman, and rest all other students are there who are currently preparing for the exam which you have cleared, and you are there in the service. So over to you Nitish ji. I would like to request कि आप थोड़ा सर के बारे में आप बता दीजिए, उसके बाद फिर move on to Nupur ma'am and Shruti ma'am. सबसे पहले आप सर, आपका स्वागत है कि आपने इतना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों का मार्गदर्शन के लिए। मैं आप सबों को बता दूं कि सर का शुभ नाम है जितेंद्र कुमार। सर ने बीपीएससी क्रैक करके सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर थे। उसके साथ ही सर ने बीपीएससी क्वालिफाई करके अभी वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर है मोतिहारी में। और सर का बहुत ही संघर्ष है शून्य से शिखर तक का। तो आइए आज सर की जुबानी, सर की कहानी सुनते हैं। स्वागत है सर का, पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू Ma'am. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, it's like I'm very privileged कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो सर हमारे यहाँ पे हर मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं और वर्नाकुलर मीडियम के भी हैं, ठीक है। तो आज उससे उन सब बच्चों से आपका बहुत सारा सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने इतना बड़ा इट्स अ जर्नी फॉर यू यूपीएससी, तो आपने इसको कैसे तय किया? और इसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, लाइक एज इन माय होम आल्सो माय सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आई हैव सीन हर, तो मुझे समझ में आता है कि इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है बच्चों को। तो मुझे पता है आपको भी करना पड़ा होगा, तो इसलिए लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं और श्रुति मैम आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों की तरफ से। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से आपसे पूछने के लिए इज लाइक कि जब आपने यूपीएससी को पढ़ना शुरू किया था, इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो आपका एक कोई स्ट्रैटेजी होगा उसको पढ़ने के लिए, लाइक सब्जेक्ट वाइज, फिर हमारा लाइक टाइम मैनेजमेंट, उसमें लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, तो इन सब चीजों को आपने कैसे एक स्ट्रैटेजी तो आपने बनाया होगा, तो उसको आपने कैसे बनाया था? तो लाइक आप बताएं हमें। सबसे पहले मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैंने भागलपुर के नवयुग विद्यालय से क्लास 10th किया, टीएनबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 2008 में मैं दिल्ली गया और 2008 और 9 मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ट्राई किया था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तब मैंने स्विच ऑन किया सिविल सर्विसेज की तरफ और 2010 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का विथ माय इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू फेस किया, अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट में नहीं आया। 2013 में मैंने 2012 में यूपीएससी का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जामिनेशन होता है, उसमें मैंने ऑल इंडिया 72 रैंक लाया, मुझे सीआरपीएफ अलॉट हुआ और मैं 2013 में ट्रेनिंग कर रहा था। इसी बीच बीपीएससी में 53rd to 55th बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑल ओवर बिहार में मुझे 44 रैंक मिला। राइट नाउ मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ मोतिहारी में जीएसटी डिपार्टमेंट में। वेरी सून आई विल बी प्रमोटेड एज ए डिप्टी कमिश्नर। दैट्स माय वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया था यूपीएससी में, क्योंकि हम लोगों के समय एक इकोनॉमिक ऑप्शनल लेना होता था, 2 ऑप्शनल लेना होता था। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही ये तय कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मूव ऑन करना है। ओके, जब सिविल सर्विसेज में आप जाते हो तो आपको एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट का एलिमेंट्री नॉलेज लेना होता है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए
कि कम से कम आपसे कोई पूछे, बात करे या लिखने को बोले, कम से कम आप 10 लाइन उस पे लिख सको। कि एक यूपीएससी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी सिविल सर्विसेज के होंगे, कुछ अदर्स एग्जामिनेशन के भी हो सकते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी, मेरी तैयारी और मेरा सक्सेस सब कुछ सिविल सर्विसेज की तरफ ही रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। मुझे तय था कि मुझे आगे चलकर इकोनॉमिक्स को ही ऑप्शनल लेना है। जितना संभव हो सका कॉलेज में, वहाँ प्रोफेसर थे, एक मैडम थी, उनसे गाइडेंस लेता रहा। दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ था ऑनलाइन उस समय, वहाँ से भी मैंने कुछ मटेरियल्स मँगाता रहा। कुल मिलाकर के जितनी मुझसे प्रिपरेशन हो सकती थी भागलपुर में, मैंने किया। जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मैं कर सकता था, जितना मटेरियल अवेलेबल था, उतना मैंने किया। 2008 में जब दिल्ली गया, तब वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि एक्चुअली में मेरा नॉलेज रिगार्डिंग यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में बहुत कम था। मैंने बहुत बेसिक से शुरुआत किया और तैयारी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट सिविल सर्विस में होता है कि आपका ग्रुप कैसा है। जहाँ तक मैंने महसूस किया, हम लोगों का एक छोटा-सा ग्रुप था, 5 स्टूडेंट का, जिसमें 3 बिहार के थे, 1 झारखंड का, 1 राजस्थान का। पाँचों हम लोगों में कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के आर्गुमेंट नहीं होता था, डिस्कशन होता था, एक हेल्दी डिस्कशन जिसको कह सकते थे, जहाँ से आप कुछ फ्रूटफुल गेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का चुनाव हमने कर लिया। वहाँ जाने के बाद मुझे किस जगह से कौन सी बुक पढ़नी है, किस राइटर की बुक पढ़नी है, ये तय हुआ। और यूपीएससी कभी भी आपको ये नहीं कहता है, या सिविल सर्विस की, आप 10 बुक को पढ़ लो, ढेर सारी बुक पढ़ लो। उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहता है कि आप एक बुक को इतनी बार पढ़ लो कि उस बुक का जो समरी है वो आपके पास, आप बोल सकते हो, समझ सकते हो और अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इट मीन्स आपको बुक को 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10 बार पढ़ना होता है। तो सबसे पहले होता है कि आपका वहाँ से मैंने कलेक्शन कर लिया कि कौन से बुक्स को किस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, साइंस, बेसिक साइंस, इन सब के लिए, और मुझे इसके अलावा, बुक्स के अलावा, किस कोचिंग से कौन से मटेरियल लेनी है, ये आपको चुनाव कर लेना होगा। और कुल मिलाकर के ये तैयारी पूरी तरह से 1.5 से 2 साल में होती है। आसान, कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं, जिनको 1 साल के अंदर हो जाता है, पर मेरे हिसाब से ये पूरी, चूँकि एग्ज़ामिनेशन तैयारी और एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होते-होते 1 साल लग जाता है लगभग। तो ये पूरी 1.5 से 2 साल की तैयारी इसमें लगती है। रही बात न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको, अगर अभी जो तैयारी कर रहे हैं, होगी ही, अगर नहीं है, तो एक अच्छी न्यूज़पेपर और मैं प्रेफ़र करूँगा, आप इंग्लिश मीडियम में अगर द हिंदू अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर पढ़ें। भागलपुर में जब मैं था, तो हिंदू 1 दिन बाद का आता था, 1 दिन पहले का आता था, करंट का नहीं आता था। तो एक मैं प्रेफ़र करता हूँ हिंदू, बाकी आप अपने हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, जिसमें बस आप एक पढ़ने की आदत डाल लीजिए, एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा बुक्स में, क्योंकि डाइवर्स है हिस्ट्री, सभी लोग जान रहे हैं इसमें, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ना है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूँगा कि एट लीस्ट एनसीईआरटीज़ को आप रीडिंग ज़रूर डालिए, और इतनी बार डालिए कि उसका आपको थीम पता चल जाए, कि और क्वेश्चन बेसिकली आपको राइटिंग स्किल वहीं से ही आती है। यूपीएससी में, सॉरी, सिविल सर्विसेज एग्जाम में टोटल जो पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों आना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं, पढ़ने के बाद उसमें से कितनी बातों को आप लिख पा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मेंस की तरफ, यूपीएससी मेंस की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसी साल मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी हुआ था। आंसर राइटिंग की तरफ जब मैं मुड़ रहा था,
जब मैं बैक पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखा, मैंने लिखना शुरू किया, सही मैं बताऊं, मुझसे 300 वर्ड्स के जो क्वेश्चन थे वो लिखा नहीं जा रहा था। क्योंकि आप जो कॉलेज के एग्जामिनेशन दे करके आते हैं और जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज जो डिमांड करता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हर एक वर्ड्स का अपना मतलब होता है। मुझसे वो 300 वर्ड्स एक दिन में एक क्वेश्चन लिखा नहीं जा रहा था। मैंने अपने सीनियर्स को, 2 सीनियर्स भी थे, उन लोगों को लिख-लिख कर हर एक दिन एक-एक क्वेश्चन का आंसर देता रहा कि भैया आप चेक कर लो, इसमें कोई कमी है तो मुझे बता दो। वो लोग चूँकि बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, इतना तो मेंस दे रहे थे, अच्छा गाइडलाइन जितना उनसे हो सकता था अच्छा गाइड कर रहे थे। इस तरह से आंसर राइटिंग करते-करते बहुत दिनों बाद जब मैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन मेंस लिखा मैंने और 2012 में बीपीएससी का मेंस लिखा मैंने, मुझे लगा कि वाक़ई में अगर ये मैं नहीं करता आंसर राइटिंग तो शायद ये 32 पेज जो मिलते हैं हम लोगों को मेंस में लिखने के लिए, उसको मैं भर नहीं पाता। संभव नहीं था, आसान नहीं होता है आपको लिखना। यूपीएससी में आपको 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं 3 घंटे में, हर एक क्वेश्चन को। तो जब तक उन चीज़ों वो सारी बातें आपके नज़र के सामने से नहीं गुज़री होंगी, आप लिख नहीं पाएँगे। तो पढ़ने की आदत तो ज़रूर डालनी चाहिए। एक अच्छी बुक को 2 से 3 बार ज़रूर आदत डालें। एक अच्छा ग्रुप ज़रूर बनाएँ और हेल्दी डिस्कशन करें, आर्गुमेंट ना करें कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, तो मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत तथ्यों का उपयोग कर रहा हूँ। नहीं, डिस्कशन होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं। टाइम का कुछ लोग इसमें हैं कि मैं बेसिकली रात में पढ़ाई करता था उस समय। मुझे रात में 2 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ाई करता था, लेट 9 बजे, 10 बजे सो के उठता था। ये अपने-अपने अनुसार टाइमिंग है। सबका अपना-अपना शेड्यूल बना होता है, जिसमें जो कंफर्टेबल है। मोटो ये होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, डज़न्ट मैटर। हाँ, एग्ज़ामिनेशन के पहले जब भी आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो उसके 7 से 10-15 दिन पहले अपना ज़रूर थोड़ा-सा ना रात में थोड़ा-सा कम करो पढ़ना, ताकि स्ट्रेस होता है उससे। तीसरा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, कमोबेश आपके सवाल उन्हीं चीज़ों के आस-पास से गुज़रते हैं और उन्हीं चीज़ों को आपको बोलना है। तो आपने जो पढ़ा, आपने जो लिखा, उसको कितने तरीके से आत्मसात करके उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। और ये सब आपके तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों से आप रूबरू हो जाते हैं। डिस्कशन होता है, उसमें आप बोलना सीख जाते हैं। कि अगर मुझसे कोई पूछे जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था, पहला मॉक इंटरव्यू मेरा था। मैं सिर्फ़ सु क्वेश्चन जो मेरे पैनल थे, मॉक इंटरव्यू में जो पैनल थे, सिर्फ़ उनसे क्वेश्चन मैंने सुना, मैं बोल नहीं पा रहा था। 1 नहीं 2 3-4 बार जब मॉक हुआ, दोस्तों के बीच आकर के आईने के सामने खड़ा होकर के जब बोलना शुरू किया, तब जाकर के एक आया कि अब मैं कोई क्वेश्चन का एक जितना मैं जानता हूँ ऑनेस्टली मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं जानता हूँ, नहीं जानता। एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता है। लेकिन जो मैं जानता हूँ, उसको मैं सामने वाले को बोल के कन्विंस भी कर सकता हूँ। जब आप तैयारी कर रहे होते तो मैडम ने कहा कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट द विसियस सर्किल चलता रहता है ये। आप और यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी लोक सेवा आयोग में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपने इंटरव्यू देकर के लौटा है, वापस आप उन्हीं लोगों के साथ या नए एस्पायरेंट के साथ प्रीलिम्स दे रहे होते हैं। कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए कोई आयोग, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, क्योंकि फिर से आप उसी चरण में हैं। तैयारी कीजिए, पूरी तरह से तैयारी कीजिए, तब तैयारी करके आप सफल होंगे, तभी जाकर के आपको वो चीज़ें आपके नाम के साथ जुड़ती हैं। आज मेरे नाम के साथ बीएफएस, बिहार फाइनेंस सर्विस जुड़ता है हमेशा। जो आईएएस कंप्लीट करेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह-वगैरह। वो ओहदा लेने के लिए आपको कंप्लीट तीनों चरणों से गुज़रना पड़ेगा। अगर एक चरण में भी होता है तो नर्वसनेस होती है। तो ये भी तो तैयारी का हिस्सा है, कि आपको इन सब चीज़ों को ओवरकम के फिर से आगे बढ़ना है। और इसमें जो क्योंकि जब ले ओवरऑल रिजल्ट आता है आईएएस में,
और जब नेक्स्ट प्रीलिम्स हो रहा था उसके बीच का गैप बहुत कम होता है, 2 से ढाई महीना ही रहता है। अभी कोरोना के कारण बढ़ गया है, 2 से ढाई महीना ही होता है। 10-15 दिन तो आदमी ओवरकम होने में लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ? एक अटेम्प्ट गया, अटेम्प्ट का अलग प्रेशर रहता है। तो कुल मिलाकर के ये तैयारी के दौरान आपकी पेशेंस, आपका डिस्कशन, आपका राइटिंग स्किल, किसी चीज़ को कितना ग्रैस्प कर रहे हैं, उसको अगर आत्मसात कर रहे हैं तो अपने अनुसार कितना कर रहे हैं, ये सब चीज़ मायने रखता है। उस समय आपको समय की दिक्कत पड़ेगी, फाइनेंशियल दिक्कत पड़ेगी, मोटिवेशनल दिक्कत पड़ेगी, इन सब चीज़ की दिक्कत पड़ेगी आपको। इन सब चीज़ों से ही ओवरकम हो पाएँगे। तभी थोड़ा-सा आप एक मान के चलिए जो आज सफल हो रहे हैं, वो लाइन के उस पार वही हैं क्योंकि उन्होंने बस छोटी-छोटी गलतियाँ या छोटी-छोटी चीज़ें ओवरकम करके उन्होंने आगे किया। जो लोग थोड़ा-सा वहाँ पे हिम्मत हारे, वो लोग लाइन के इस पार हैं। टैलेंट में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट लाइन के इस पार हैं, हो सकता है वो आपसे या हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन वो पीक ऑफ द टाइम उन्होंने कुछ गलतियाँ नहीं की और आप उन गलतियों करने से आपने बचा, तभी आप उस लाइन के उस पार हो। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि जितना मैंने पढ़ा, जितना ट्रेनिंग किया, उसका सोसाइटी पर या आम जनों में क्या होता है? जिस दिन आप चेयर पे बैठोगे, आपको पता नहीं होता है कि आपके कितने नज़र आपके ऊपर रखे हुए हैं। आपके सीनियर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर है, आपके हेड ऑफ द बॉडी है। तो उस सभी में आपको बिल्कुल यू नो समथिंग कि कहना उतना ही है, समझाना उतना ही है, जितना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सिविल सर्विस हो जाते हो, सिविल सर्वेंट, आपका एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। उस लिमिट से आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और जो सामने वाला आम आदमी होते हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बस वो आपके सामने देखते हैं, आपको बात को सुनते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें कर दें जो आपको तकलीफ दे हो, आपको गुस्सा भी आए, लेकिन इन सब चीज़ों से ओवरकम करना ही ये सब तैयारी के दौरान ही मैंने कहा कि पेशेंस की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। और ये आ जाता है ट्रेनिंग के दौरान, आप सिखाया जाता है इन सब चीज़ों को कि कैसे करना है। बस कभी भी सामने वाले को ये ज़ाहिर नहीं होने देना है कि मैं गुस्सा हूँ, बस अपनी लिमिट में रह कर के हाँ, अगर आपने वाक़ई में अपना दायरा देखेंगे, तो आपका दायरा डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस उसको देखने की ज़रूरत है, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। मेरा यही कहना है इस पे। थैंक यू सर। सर आप प्लीज़ ये बताएँगे आप अपना प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ कैसे मैनेज करते हैं? इसमें मैं सारा क्रेडिट अपने परिवार को देता हूँ। वो समझते हैं इस बात को हुँ, हुँ। क्योंकि मैं समझा पाता हूँ उनको कि क्या दिक्कत है। हाँ, ये कभी हमेशा ये मेरी कोशिश रहती है कि ऑफ़िस का टेंशन घर लेके नहीं आना है। ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही रहा कोशिश करता हूँ, ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही और जितना समय मिलता है, उतना भरपूर समय मैं घरवालों को देता हूँ। क्योंकि मैं मोतिहारी में रहता हूँ, मेरी फ़ैमिली पूरी भागलपुर में रहती है। नीतीश जी जान रहे होंगे इस बात को। जब भी समय मिलता है, तो मेरी लाइफ़ की पहली प्रायोरिटी मेरी फ़ैमिली होगी। काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, काम चलता रहेगा, टेंशन आते रहेंगे, लेकिन अगर फ़ैमिली को समय देना है, तो आप वहाँ से री-एनर्जाइज़ होकर के ही तब जाकर वापस काम में लग सकते हैं। तो कहीं न कहीं वही मेरी स्ट्रेंथ है और उनको ही समय देना है। तो जितना आपके पास समय मिलता है, उसका मैक्सिमम टाइम और उसमें प्रायोरिटी परिवार को देता हूँ मैं। इस तरह से कोशिश करता हूँ बैलेंस और परिवार वाले भी इस चीज़ को जानते हैं।
ओके। सर एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि लाइक जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, ठीक है? तो जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपने बताया ना कि एक गलतियाँ वो कर जाते हैं। जैसे जो बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, वो लाइन के इस पार होते हैं, और जो गलतियाँ नहीं करते, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो वो लाइक उस चेयर के हकदार हो जाते हैं। तो सर आपके नज़रिए में क्या लगता है कि वो गलतियाँ लाइक एज़ इन क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम लाइन के उस पार दिखें, मतलब उस चेयर पर दिखें? तो क्या चीज़ों की ज़्यादा ध्यान देना होता है? लाइक कुछ एक हेडलाइन होता होगा उसका कुछ, कि हाँ, उस चीज़ देख पे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता होगा। मैम, इसमें जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, हर कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो, हर कुछ नहीं पढ़ सकते आप। बहुत यस। विरले ही स्टूडेंट होंगे जो सब कुछ जानते होंगे, सही, सही बात है। ठीक है? लेकिन दिक्कत तब आती है, जब आपके दायरे में रहता हुआ और आपकी क्षमता के अंदर है वो बातें, उसको आप गलत कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं जा रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन में, प्रीलिम्स में बैठ रहा हूँ, प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सारा होता है। मुझे दायरा बनना है कि मुझे हिस्ट्री में अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन 10 आने हैं, तो मुझे वो 10 क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर वो 10 क्वेश्चन में मैं 2-4 क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ, तो मैं अल्टीमेटली मैं पीछे जा रहा हूँ कॉम्पिटिशन में। जो मैं नहीं जानता, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो मैं जान रहा हूँ कि मुझे एक मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होंगे या मेंस में क्वेश्चन आएँगे, ये मैं मुझसे नहीं छूटने चाहिए। अगर यहाँ मैं मेरी स्ट्रेंथ है ये, तो ही मैं रेस से बाहर हो रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने रूम पार्टनर दिल्ली में रूम पार्टनर मेरे थे। मेरे बहुत सीनियर थे। मैं जब भी उनसे डिस्कस उनका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ऑप्शनल मेरा भी था। जब भी डिस्कशन होता था हम लोगों में प्रीलिम्स को लेकर के, तो मेरा ये था कि अगर मैथ्स के जो लोग प्रीलिम्स दिए होंगे बीपीएससी को उनको पता होगा, मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैंने और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, हम लोग के समय वो इंटर प्लस 2 के लेवल का होता था, मैक्सिमम क्वेश्चन, कैलकुलस वगैरह कराता था। अगर वो क्वेश्चन मैं सही कर लेता हूँ, तो मैं कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन का लीड ले आपको पूरी तैयारी में एनालिसिस करना ही होगा। आपको अपना स्ट्रेंथ जानना ही होगा और ये खुद से महसूस करके तभी आप कर पाएँगे और ये तभी होगा जब लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तभी मैं रेस में हूँ, अदरवाइज़ मैं रेस से बाहर हूँ, अपने आप को जान लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का एक क्वांटिफाई किया रहता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएँगे, यहाँ से कमोबेश रेशियो अलग हो सकता है, आना तो तय है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करंट अफेयर से मुझसे 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मुझे एटलीस्ट 10 टू 15 क्वेश्चन सही करना है। सही करने के लिए मुझे जिस हद तक जाना हो, चाहे 10 इंस्टीट्यूट्स का नोट्स पढ़ना हो, नेट से पढ़ना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, बाजीराम रवि का पढ़ना हो, किसी का भी पढ़ना हो, मुझे करंट अफेयर से क्वेश्चन 50% से ज़्यादा सही करनी है। अपने आप को क्वांटिफाई करना होगा, इसमें अपनी कमजोरी को समझना होगा और अपने स्ट्रेंथ को भी। ओके। अगर आपने स्ट्रेंथ का बखूबी उपयोग किया और कमजोरी पर थोड़ा-सा ओवरकम किया, तभी आप लाइन के उस पार हैं। अगर आपने स्ट्रेंथ को अगर आपने ज्योग्राफी लिया है, ज्योग्राफी 3 साल पढ़ाई किया है आपने अपने ग्रेजुएशन में या ऑप्शनल में 3 महीने पढ़ाई किया है वहाँ के इंस्टीट्यूट में दिल्ली में और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आप रेस में थोड़ा-सा आप पिछड़ रहे हो। मेरा ये मानना है। हर
पूरी तरह से तैयारी जो है मैडम प्रोफेशनल होती है। आपको पांडित्य हासिल नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हो गया, वो नहीं। जी, बस वो आपको क्वांटिफ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से इसको आपको कोई बताएगा नहीं मैम। पता है जब मैं तैयारी करने गया, जब मैं सेंट्रल पार्क में बैठा हुआ था नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में, पहली बार बाहर निकला दूसरे-तीसरे दिन, तो मैं एक सीनियर को देखा द हिंदू पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या-क्या पढ़ना होगा मुझे? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ पढ़ लो, वो जो बताएँगे वो आके रूम में पढ़ाई करो। ऐसा नहीं होता है मैडम। वो आपको खुद ही बैठ कर के लास्ट के 10, 12, 15, 20 साल क्वेश्चन 2-3 स्टेट्स के, चाहे जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको उसके दौरान पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी कमजोरी कहाँ है। स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाइए, कमजोरी पे थोड़ा ओवरकम कीजिए जी सर। कि हाँ, इसमें से 10%, 20%, 30% कर सकता हूँ। वाक़ई में आप रेस में हैं। मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच सर। हुँ। मैं भी प्रिपरेशन कर जिस चीज़ के लिए कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ आपने बताई हमें। हुँ। हमारा क्वेश्चन्स यहीं पे एंड होता है सर। आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रभाष। नहीं सर, रियली ऐसा बात बोला ना कि मतलब स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग मंत्रमुग्ध होकर के पूरी तरह से अच्छे तरह से सुन रहे थे। इट वाज वेरी कनेक्टिव क्योंकि आ, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब वी कम फ्रॉम, मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड या लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो अगला सवाल आपसे यही है कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको पता है कि चैलेंजेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल जो उनका क्लास थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हुँ। क्या चेंजेस, मतलब आई मीन मतलब क्या फेलियर्स आपने देखा अपने लाइफ में, क्या स्ट्रगल्स रहा, उस पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे हैं हमारे वो सब हुँ। थोड़ा सा एनर्जाइज और बूस्टअप हो जाए। ओके। चैलेंजेस की बात करूँ, जो मैंने फेस किया, सबसे पहला चैलेंज होता है आपके पास इनपुट्स की। इनपुट्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी जिस भी लाइन में आगे बढ़ रहे हो, आपको जो भी लाइफ में करना क्या है, पहले तो ये तय कर लीजिए, करना क्या है? इट मीन्स आपका वो एम्स हो गया। अब उसके लिए जो भी मीन्स है, साधन है, उस पे फोकस कीजिए। मेरे पास साधन की बहुत कमी थी, भागलपुर में। आज की स्थिति बहुत बेटर है भागलपुर में, आज की स्थिति। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9, 7-8-9 3 साल। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। न्यूज़पेपर भी मुझे पढ़ना था तो वो एक दिन बाद का, अगर 8 तारीख को मैं पढ़ रहा हूँ तो वो 7 तारीख का न्यूज़ है। फिर भी आदत मैंने डाली। आपको इनपुट्स की कमी होती है, मटेरियल्स की कमी होती है। दूसरी चीज़ इसमें होगी, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, फाइनेंशियल। बहुत फाइनेंशियल बॉटलनेक्स बहुत होते हैं इसमें। लेकिन आपको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। मेरी तैयारी अगर कोई पूछता है मुझसे, जब मैंने दिल्ली में एक आफ्टर सक्सेस इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने पूछा था कि आपकी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? सेल्फ स्टडी, कोचिंग, क्लासेस, राइटिंग स्किल। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरी सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ रहा, मैंने पढ़ाया। नीतीश इस बात को जान रहे हैं कि मुझे पढ़ाना पसंद है और पढ़ाने के दौरान ये तैयारी का मेरा बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मैं दिल्ली में भी था, पढ़ाया और पढ़ा करके जो चीज़ पढ़ाता था, याद रखिए कि आपको तैयारी में सिविल सर्विस में अप टू 12th हर सब्जेक्ट वाइज़ का थोड़ा-सा एलिमेंट्री नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को पकड़ा, थोड़ा-सा उन लोगों को पास जाने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि जेलाइट्स काफ़ी होते हैं बारी से, लेकिन मैंने उनको पढ़ाया। मुझे वहाँ से खुद की स्टडी के लिए मेरा रिवीज़न भी होता रहा। मैंने उनको बार-बार पढ़ाया, बार-बार पढ़ कर के उनको समझाया, बल्कि मैं उनको नहीं समझा रहा था, बल्कि अपना ही रिवीज़न कर रहा था। और उससे मेरा फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ। जो भी है, पढ़ाना कभी गलत नहीं है, अगर है मौका मिलता है,
खुद पहले पढ़िए, पढ़ के तब पढ़ाइए, वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी में निखार होगा। फाइनेंशियली भी चीज़ें हो सकती हैं दूर। तीसरी चीज़ होती है मोटिवेशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपके आस-पास में, आपके दोस्तों में जब बाहर निकल जाता है ना, हम लोग बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। बिहार में जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, या अपर क्लास फैमिली, जो भी लड़के होंगे, स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि फलना का बेटा कर लिया, फलना की फैमिली आगे बढ़ गई, फलना का ये कर लिया। मेरे साथ भी हुआ, ठीक है? जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे जो बैचमेट थे, कॉलेज मेट थे, स्कूल मेट थे, सब लोग अधिकतर बैंक्स में चले गए, ठीक है? तो घर से भी प्रेशर बढ़ा कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? वो फलना का बेटा बैंक में चला गया। तो मैंने एक ही लाइन कहा कि मुझे वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो। इंटरेस्ट मेरा इसमें है, और इसमें इंटरेस्ट वो नहीं जान रहे हैं कि इसमें पूरा कितना समय लगता है, बस उनको सफलता चाहिए होती है। तो इसमें मोटिवेशन आपको उनको भी समझाना पड़ेगा। और मैं बता दूँ आप लोगों को, मुझे जब भी मुझे पूछा जाता है, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर आया होगा या आएगा, या ऐसा कोई आदमी आएगा, कोई ऐसा मोमेंट आएगा, जब आपको रियलाइज़ेशन होगा कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको आपको वापस गेन कर सकते हैं, नज़र के सामने से गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं इंटरव्यू दिया मैंने 2010 में यूपीएससी में, और फाइनली नहीं हुआ, थोड़ा-सा होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यूँ ही मैं घूम रहा था। यूपी के एक भैया हैं, राज सिंह, उन्होंने कहा कि जितेंद्र, यूपीएससी में सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम थोड़ी ना है। जितना पढ़े हो, उसके अलावा भी तो और भी तो एग्ज़ाम, उस जितना पढ़े उसका यूटिलाइज़ेशन कहीं और भी तो हो सकता है। तुम क्यों नहीं सीएपीएफ का एग्ज़ाम देते हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्ज़ामिनेशन? और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्ज़ामिनेशन होता है 21 टू 24 एज ग्रुप के लिए ही। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्रैक किया, और उसके बाद जब सफलता मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके बाद मेरा कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं रुका, कोई भी, कहीं का भी नहीं। तो उस बंदे को मैं ज़रूर याद रखता हूँ। अगर वो नहीं देता तो मेरा वो नहीं निकलता, और वो नहीं निकलता तो मेरा शायद कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, और आज मैं यहाँ आप लोग के साथ नहीं होता। मुझे ये लगता है पर्सनली। तो उस मोमेंट को ज़रूर पहचानिए। उसके आस-पास का जो भी डायमेंशन है, ये आपको एनालिसिस करना होगा। एक अच्छा कोई इसके लिए फिक्स नहीं है कि आपको यही चीज़ करनी है। उसके आस-पास के उस सिलेबस के अंतर्गत जो भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उनको ज़रूर दीजिए। सफलता मेन मिलनी है, सफलता से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसमें आपका थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशनल कुछ लोगों से मिला। ग्रुप बहुत मायने रखता है। ग्रुप छोटा ग्रुप बनाइए, 3 से 5 लोगों का। हर दिन मिलिए, नहीं मिल रहे हैं, कनेक्टेड रहिए, शेयर कीजिए नॉलेज को, और बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हर एक दिन जब आप तैयारी कर रहे हो, कोई दिन खाली ना बीते। अदर पर्व त्योहार या बीमार-उमार पड़ना, लेकिन कोई चीज़ कम से कम 1 घंटे ही, 2 घंटे कम से कम पढ़ तो लें। और पढ़ने के बाद आप जब बेड पे जाते हो, उसको उसको 10 से 15 मिनट ज़रूर याद करें कि आज हमने दिन भर किया क्या है? कितना फ्रूटफुल रहा, आउटपुट मेरा कितना है? इससे आपको टेंशन आएगा, टेंशन से नींद भी अच्छी आएगी कि मुझे अगला दिन क्या करना है, सही बात है। ठीक है? जी। तो ये पूरा तैयारी का ये पैकेज होता है। हर तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली आपको कुछ दिन तक घर से भी मिलेगा, कुछ दिन बाद वो भी छोड़ेंगे। वो भी, उनका भी वेट करने का अपना एक दायरा है। उन लोगों को भी समझाना है, और फ़ोकस होकर के आस-पास का डायमेंशन को भी देखना है। अगर आप सिविल सर्विसेज़ का बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है दिल्ली में, यूपीएससी करते-करते पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन नहीं देते हैं। आपको नहीं करना है, मत करो। सफलता पा कर के छोड़ दो। क्या दिक्कत हो रही है? कौन बोल रहा है आपको जॉइन करने को? लेकिन पहले सफलता तो पालो। सही बात।
ये मायने रखता है। मैंने सीवीआर दिया, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के दौरान जब मेरा बीपीएससी हुआ मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ पे हूँ। तो ये पूरी जर्नी है। इसमें ये सब चीज़ों को आपको और ये टोटल आपके पर्सनैलिटी का ही दिखा रहा होगा इसमें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है ये। सर बताओ। आपकी पर्सनालिटी देख करके ही वो हम लोग देख के ही पता चल गया कि आप एकदम सुलझे हुए इंसान हैं। इतना अच्छा बोलते हैं आप और इतना ज्यादा मीठा लगा सुनने में, और हर बात में मतलब जितने भी वर्ड्स आपने यूज किए, आपको देख करके लगा कि हाँ, रियल में एक ऑफिसर अगर कोई होता है तो एक्चुअली सारी क्वालिटीज ऐसी ही होनी चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं हम लोग के, सो आप देख लीजिए सर को, ठीक है। और सर दूसरा ये है कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, तो आपकी ट्रेनिंग फेज में आपको क्या कराया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। ओके। ट्रेनिंग मेरी सेंट्रल लेवल पे भी हुई है और स्टेट लेवल पे भी हुई है। सेंट्रल लेवल पे इट मीन्स जब मैं दोनों ट्रेनिंग की बात करूँगा। सेंट्रल लेवल पे गृह मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग आते थे। तो उस समय पूरी तरह से मुझे एक जो आम लड़के होते हैं जो तैयारी के दौरान आते हैं किसी एकेडमी में, उनको डे फर्स्ट से ही डिसीजन लेना सिखाया जाता है कि आपके पास जो भी इनपुट्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उन पे आप डिसीजन लेना सीखिए। आप लोग सबको ही अवेयर होंगे, कहना बहुत आसान होता है, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। सजेशन देना आसान होता है, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे आपके पास सजेशन आ जाएँगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। जब आप डिसीजन लेने जाएँगे, डिसीजन पॉइंट ऑफ से, अगर अच्छा डिसीजन रहा तो लोग कहेंगे अच्छा डिसीजन था, गलत हुआ तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, यही सबसे पहले ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि आप उस स्तर पे इतने लोगों को कमांड कर रहे हैं, इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपका एक-एक बात, एक-एक लाइन, एक-एक आदेश मायने रखता है। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का डाइवर्स है, आपके पास जिस आप चेयर पे जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो, जिस सर्किल को लीड कर रहे हो, जिस जिले को लीड करोगे, वहाँ का आपको एलिमेंट्री नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, एक तैयारी के दौरान मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर, बाबर, महात्मा गांधी, औरंगज़ेब, सिंधु सभ्यता घाटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब का ट्रेनिंग में क्या योगदान है? आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें क्या योगदान है? डेफ़िनेटली कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को पढ़ कर के, उतनी चीज़ों को ग्रैस्प करते हो, उनको बार-बार पढ़ते हो, तो आप एनालिसिस करना सीखते हैं। वो एनालिसिस आपका डिसीजन मेकिंग होता है। आप नियर अबाउट अच्छे की तरफ डिसीजन ले सकते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच बनता है आपका। एक खुद का आपका व्यू बनता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। वो पढ़ना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता है काम, लेकिन उनका जो समरी होता है, उनका जो जिस्ट होता है, एनालिसिस पावर बढ़ता है। वो है एक्चुअल में पढ़ाई, और वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि उस समय तो पूरी पुलिस की ट्रेनिंग थी उस समय, अदरवाइज़ वही हथियार-वथियार चलाना ये सब करता है। जब मैं बीपीएससी को हुआ सिलेक्शन, यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मुझे सबसे पहले जिस नियम कानून को हमें सिखाया गया कि आपका एक लिमिटेशंस क्या है, इस लिमिटेशन से बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्योंकि जितेंद्र कुमार अगर मोतिहारी के किसी जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के चेयर पे बैठा हुआ है, वो जितेंद्र कुमार नहीं है, वो एक सरकार का हिस्सा है। और आपका एक साइन, आपका एक लाइन लिखा हुआ, वो कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कहीं भी हो, या किसी भी हायर अथॉरिटी के पास। तो एक सरकार
के ही आप पार्ट हैं। पर्सनल जितेंद्र कुमार नहीं है, वो एक सरकार का एक पार्ट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ से। तो उन चीज़ों को समझिए, इस चीज़ों को समझने के लिए आपको एक्शन रूल की काफ़ी ट्रेनिंग हुई हम लोगों की। ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि हम लोगों को अलग-अलग स्टेट्स में ले जाया गया। हम लोगों को जैसे हैदराबाद ले गए और मैसूर, 2 जगह हम लोग गए। इसको कहते हैं कि हम लोग भारत दर्शन के नाम से कहा जाता है। वहाँ पे जाकर के आपको बहुत सारा चीज़ें होती है ना कि आप कल्चर से अनभिज्ञ रहते हैं, कि हमारा आस-पास का ही कल्चर क्या है। जब बाहर के कल्चर को जानते हैं, कमोबेश आपका डेवलपमेंट होता है। वहाँ पे जाइए, वहाँ की चीज़ों को ग्रैस्प कीजिए, वहाँ की चीज़ों को लाइए और तब जाकर के यहाँ पे कहाँ तक समाहित हो सकती हैं वो बातें, उनको बताइए। तो ओवरऑल ये ट्रेनिंग में आपको पूरे इंडिया का ही कोशिश किया जाता है कि दर्शन कर लें आप। यही है ट्रेनिंग का सवाल। Okay, so I would request Ayush sir, आप प्लीज कुछ क्वेश्चन सर से पूछ लीजिए। Good evening, sir. This is Ayush from. गुड इवनिंग। Okay, sir. There is a question like जब आप इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं तो वहाँ पे आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? उन सभी ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए ये चीज आप बता दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओके। का ये क्वेश्चन है लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कामली एक पॉजिटिव वे में निकला जाए वहां से, वो आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगा, किसने आपको बताया कि इंटरव्यू में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का है, इसीलिए आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे लोग बार-बार यही पूछ रहे हैं सर ट्रिकी क्वेश्चन कैसे करना है, इसलिए आप ही बताएं क्या कुछ पूछा जाता है और क्या होता है वहां पे एक्चुअल। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल। बस हम लोग के अंदर वो झिझक रहता है और होना स्वाभाविक है, होना स्वाभाविक है। आप कोई ट्रिकी या कोई हार्ड क्योंकि वो इंटरव्यू आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि वो आपके जब मेंस क्वालीफाई करके जाते हो आप, वो ऑलरेडी आपका ज्ञान का परीक्षण हो चुका होता है। आप कितना जान रहे हो 2 स्तर के मेंस और इंटरव्यू निकाल कर आए हैं, तो यूँ ही कोई नहीं आया होगा। बस इंटरव्यू पैनल ये देखते हैं, जहाँ तक हमने महसूस किया है, कि आप अपने आप को कितना खोल सकते हैं। आप जो जान रहे हो, मैंने शुरू में ही बताया, पढ़ना, लिखना, बोलना। आपके अंदर आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं और उनको किस तरह रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से, वो मायने रखता है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं 2011 में इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी में, मुझे याद है आईएमजी क्यू खान के बोर्ड में मेरा था इंटरव्यू। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखा मुझे, देखा, बोला यू आर वेरी यंग, थैंक यू कहा, अंदर से डरा हुआ था ही। उन्होंने पता है पहला क्वेश्चन क्या किया? पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका नाम बताओ, इंक्लूडिंग देयर कैपिटल। है बहुत हल्का क्वेश्चन, आई थिंक सब लोग जान रहे होंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उस समय मैं सोचने पे मजबूर हो गया। कमोबेश बताया गया, बता भी दिया, तब उनका एक क्वेश्चन आया कि सिक्किम क्या चिकन नेक में शामिल है? चिकन नेक होता है नॉर्दर्न स्टेट वाला, जो आप ज्योग्राफी देखोगे तो आपको चिकन नेक की तरह उसको देखा जाता है। सिक्किम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द चिकन नेक स्टेट्स। वो आपको हर संभव कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ा-सा शांत हो जाएँ। वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हल्का क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, इतना तो ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप जब 3 साल की ग्रेजुएशन करके आ रहे हो या कु इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप किसी ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उसको कितना पढ़ा है और आपने कितना समझा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक। हाँ, आप उनको उलझाने की कोशिश ना करें। नहीं जान रहे हैं, साफ
बोल दीजिए नहीं जानते हैं। ईमानदारी जितनी अच्छी होगी वो उतना बढ़िया होगा। हाँ, लेकिन जो जान रहे हैं उस पे कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये मैं जान रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आपको क्या ड्राइविंग आती है? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा यस आती है। कितने दिनों में सीखा ट्रेनिंग आपने? इसका क्या आंसर होगा? कोई आंसर दे सकता है? आप ही बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका? 2 महीने, 4 महीने यही आंसर लोग बोलते हैं जनरली 6 महीने। पता नहीं कहाँ से ये डिस्कशन में ही मैंने कहीं सुना था या आया था। मैंने एक ही लाइन बोला कि सर ड्राइविंग मैं हर समय सीखता हूँ। जब भी रोड पे होता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइविंग हर समय सीखता हूँ। बोला कैसे? तो सर जैसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है तो ये मुझे गलती अब अगली बार नहीं करनी है। मुझे ये सीख मिली यहाँ से। वो बहुत खुश हुए, बहुत, बहुत खुश हुए। 100 मुझे लगता है कि वो हर एक इंटरव्यू का आपका एक पंच लाइन होता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपके मुँह से निकल चुका होता है। और मुझे 119 मार्क्स मिला उसमें, तभी जाकर के मेरा सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ था। वो क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। आप जो ऑप्शन ले रहे हैं, उस ऑप्शनल की जानकारी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल बने रहिए। कुछ-कुछ होता है, हाँ, नहीं जानते हैं मीन्स नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं उसके प्रति कॉन्फिडेंट रहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको एक बार बुक रीडिंग से ही आएगा, जनरल डिस्कशन से ही आएगा। और ये मॉक इंटरव्यू बहुत फ़ायदेमंद होता है, मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता है और ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो उनको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। नहीं आता है तो नहीं आता है, अगर जो आता है, हाँ, इतना मैं जानता हूँ, इससे आगे नहीं जानता। वो बिल्कुल आपकी ईमानदारी को एक्सेप्ट करने के लिए ही बैठे हैं। जी, थैंक यू सर। आपने काफ़ी बेहतर तरीके से इस बात को रखा आपने कि ट्रिकी क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स स्पेशली जो स्टार्टिंग में जो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे पास ऐसा नॉलेज होगा, नहीं होगा। उस टाइप का बहुत सारा होता है, भावना होता है अंदर में। तो हुँ, उम्मीद हुँ। करते हैं कि जितने लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, आप लोग का दूर हो गया होगा। सर ने बहुत ही बखूबी आपको बताया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप इससे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं इन बातों से आप सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सभी बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको सिखाया नहीं जाता है ये सभी चीज़ें, ठीक है? तो थैंक यू प्रभास सर यू प्लीज़ कैरी ऑन। सुब्रत सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सर से पूछ लीजिए। सुब्रत सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। ये हमारे एस्पिरेंट को काफी मोटिवेट करेगा। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मेरे एक क्वेश्चन था कि uh, अभी जैसे हमारे एस्पिरेंट में बहुत कोई है जो वर्किंग प्रोफेशनल, तो उनके लिए सबसे दिक्कत वाली बात होगी कि टाइम मैनेजमेंट। तो आपका इसमें क्या सजेशन है कि कैसे वो अपना टाइम को मैनेज करे? और बिल्कुल, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आज वर्किंग है, वर्किंग में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी काम कर रहे हैं उससे आगे निकलना चाहते हैं। इस टाइम तो 24 घंटे ही है। हुँ? क्या? जी हाँ, सर। और 1 साल ही है और 1 महीना ही है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। पहला बात तो तय है। आपको जो भी करने हैं, इन्हीं चीज़ों में करनी है, इन्हीं 24 घंटे में। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कम से कम ये अपने आदत में शुमार ज़रूर कर लीजिए। मुझे आज 1-2 घंटे अपनी तैयारी के दौरान कुछ चीज़ों से रूबरू होना है। चाहे मुझे नेट के थ्रू हो, चाहे मुझे बुक्स के थ्रू हो, चाहे मुझे पेपर के थ्रू हो, चाहे मुझे नोट्स के थ्रू हो, चाहे कहीं कोचिंग मटेरियल्स के थ्रू हो। मुझे तैयारी 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है। आज 10 दिन की पढ़ाई मैं अगले 10-20 दिन में दोगुना करके कर लूँगा, ये ऐसा नहीं करिए। जब लास्ट मोमेंट आ रहा होता है एग्ज़ामिनेशन का
आप जिस भी नौकरी को कर रहे हैं, अगर नहीं छूटने वाली है, तो आपके पास जितना तरीका है, जितना भी छुट्टी-वुट्टी लेने का है, वो छुट्टी ले लीजिए। अगर लगता है कि छूट जाएगा, तो थोड़ा-सा उसमें ध्यान अपने स्टडी पर ज़्यादा बढ़ा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग वाले आज प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, पब्लिक सेक्टर में भी होंगे, मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में होंगे। आज मेरे अंडर में 2 लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोनों 63rd बैच बीपीएससी के हैं। एक लड़का यूपी का है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और आज वो यूपीएससी का मेंस लिख रहा है दिल्ली में। तैयारी के दौरान उसने हर संभव कोशिश किया अपनी ट्रेनिंग को मैं कंप्लीट करूं और जितना समय मिले मैं पढूं भी। और जब लास्ट 1 मंथ बचा, उसने अपना एक ही चिट्ठी लिख करके चला गया कि मुझे जितनी छुट्टी मिली है सबका यूटिलाइजेशन करते हुए मैं जा रहा हूँ। उसकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उसकी सारी छुट्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये समय ये तैयारी का लौट के नहीं आएगा आपके पास। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर लगता है कि आपके उस ज़्यादा समय तैयारी में देने के कारण उनकी नौकरी पे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, तो उनको अपना समय ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी यही है कि वो नौकरी छोड़ना भी संभव नहीं होता है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो सारी छुट्टी का अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी अगले साल भी मिल जाएगी। आप अपने सीनियर को जो भी सीनियर है, उनको आप गुड फेथ में लीजिए और सारे सीनियर मोस्ट ऑफ द सीनियर मैंने यही देखा है कि वो आपको आगे के लिए मोटिवेशन के लिए आपको छुट्टी देंगे ही। नहीं है, आपको अपना जो भी सर्विस रूल है उसमें लिखा हुआ है कि आपको कितना ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकता है आपको। सारा चीज़ अप्लाई कीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर है, आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है। आप अपना समय पढ़ाई के प्रति, तैयारी के प्रति लास्ट 1 मंथ में थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। बट रोकिए मत। एट लीस्ट 2 टू 3 आवर्स सिटिंग चेयर आपका सिटिंग पावर होना ही चाहिए। और लास्ट में जो 7-8 घंटे बढ़ाइए उसको ठीक है, लेकिन हर दिन पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आज मैं पढ़ लूँ, आज ये चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँ। एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर कि आपने बहुत बेहतरीन और अपना कीमती समय हमें दिया है। एंड ओवर टू यू नितिश जी, क्योंकि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके थ्रू सर से हमारा परिचय हुआ और जितने भी विद्यार्थी हैं सबका परिचय सर से हुआ। आई होप कि ये वाला सेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी एम्प्लॉयज हैं स्टार्टअप के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं हम लोग के पूरे टीम में, और IITian से NIT से जितने भी लोग हैं और एम्प्लॉयज हैं, सब लोग को सर से बहुत ही प्रेरणा मिली होगी और बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत उम्दा तरीके से, इतना सुलझा हुआ इंसान बहुत कम लोगों को मैं देखा हूँ और उसमें से एक आप हैं। आप रियली आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करके गए। थैंक यू सो मच सर। एंड नितिश जी, ओवर टू यू। हाँ, धन्यवाद। तकनीकी वजहों से हम वीडियो नहीं हो पा रही थी हमारी, लेकिन सबसे बात पहले नहीं। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक छोटा-सा हमारी एक क्या कहें शब्द नहीं है सर के लिए कि हम एक सर के पास गए और सर ने बिना हिचक के एक बार में, आज मैं सबके सामने कर रहा हूँ, सर ने एक बार में बोला कि डन है। तो आज शब्द नहीं उस बयां करने के लिए कि हम जैसों को भी सर आज कहाँ से कहाँ सम्मान देने के लिए इतना धन्यवाद। भावुक है इस पल के लिए कि सर ने इतना जल्दी रिक्वेस्ट स्वीकार करके हमको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया। जाने से पहले 2 शब्द कहेंगे सर के लिए कि आपके आने से आज एकेडमी में बहार आ गई। आपके आने से एकेडमी में आज बहार आ गई। जब आप जैसे मेहमान आए, क्यों मायूसी छाई? साथ ही साथ कहेंगे हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को एक जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान यूं लगा, आप आए श्रीमान यूं लगा, जैसे तकलीफों में दवा मिल गई, तकलीफों में दवा मिल गई। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका। Thank you so much. Thank you so much बेस्ट ऑफ sir. लक ब्रो। Thank Thank you. you. Thank you so much sir. And thank you all for joining the session. शुभरात्रि, शुभरात्रि, गुड Good night all of you.